कोरोना का कहर गांव गांव शहर शहर। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में बेकाबू कोरोना ने चिंता और चुनौती बढ़ा दी है। तेजी के साथ जिस तरह से कोरोना का संक्रमण छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच चुका है और स्थिति लगातार बेकाबू होते दिख रही है। इसके आगे अगर हम ये कहें कि कोरोना अब डराने लगा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है और जो व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं, उससे लगता है कि अगर इसी तरह संक्रमण बढ़ा तो आगे क्या होगा, सोचकर ही सिहरन होती है। कई स्थानों पर इसकी भयावहता की वजह से कुछ दिनों का लॉकडाउन तो कहीं जनता कर्फ्यू बताता है कि स्थिति एक बार फिर पहले से गंभीर बन रही है। उसका कारण यही है कि जिस तेजी के साथ ही संक्रमण फैल रहा है, पहले वेव की अगर हम बात करें तो तकरीबन 93-94 हज़ार के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन अब जिस तरह से लगभग 2.25 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कहीं पाबंदियां हैं, कहीं नहीं हैं। चुनाव के नाम पर या कुंभ के नाम पर आखिर ये स्थिति जो बन रही है वो भी काफ़ी खतरनाक है। बड़ा सवाल यही कि साथ ही वर्तमान स्थिति में अभी से स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमरा चुकी है, आगे क्या होगा ये सोचकर ही सिहरन होती है। सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ता संक्रमण तमाम तैयारियों को धता बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या एक बार फिर तेज़ी से स्वास्थ्य सिस्टम को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेज़ है, लगातार वो टॉप गियर दबाए हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम सारे पहलू हैं और सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, कैसे ये कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण रुकेगा, क्या कुछ सरकार को और तेज़ी से कदम उठाने की आवश्यकता है, या पिछले समय क्या कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं, यही वजह रही है कि आज इस तरह से जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले इसी से जुड़ी एक ख़ास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर पूरे पैनल के साथ अपने जो मेहमान विशेषज्ञ हैं उनके साथ आएंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देश में बेकाबू हो रहा कोरोना, लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा संक्रमित, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में नहीं मिल रहा है बेड, इलाज को लेकर परेशान हो रहे मरीज, कुंभ पर भी मंडरा रहा कोरोना का संकट। कुंभ में आए 50 से भी ज्यादा साधु कोरोना पॉजिटिव, सैकड़ों श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। 15 दिन पहले ही खत्म हो सकता है कुंभ। कोरोना वायरस का महासंकट देश में हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और मरीजों को बिस्तरों के लिए भटकना पड़ रहा है। शुक्रवार को भारत में कोरोना के नए मामलों ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में शुक्रवार को कोरोना के कुल 2,17,353 मामले सामने आए, जबकि 1,185 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं हरिद्वार में चल रहे कुंभ में भी कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को समय से पहले ही खत्म करने की पैरवी की है। देश में कोरोना का हाल, 24 घंटे में सामने आए कुल केस 2,17,353। 24 घंटे में हुई कुल मौतें 1,185। अब तक कुल केस की संख्या 1,42,91,917 पर पहुंची। कुल एक्टिव केसों की संख्या 15,69,773 का आंकड़ा छूती नजर आई। अब तक हुई कुल मौतें 1,74,308 है। तो वहीं महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में हालत बद से बदतर हो रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन बना दी है। तो कोरोना के इलाज में संजीवनी कहे जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन को अब हर जिले में हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है।
अब रविवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूर्णतः बंदी रहेगी। इस पर बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। वहीं लापरवाह लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने जुर्माने की राशि भी तय की है। अब पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। शमशाबाद में अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे हालत में सरकार क्या कदम उठाती है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कहर गांव-गांव, शहर-शहर तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले दो मेहमान हमारे साथ अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी। स्वागत करता हूं मधुकर जी आपका। और हमारे साथ में हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी। ब्रजगोपाल जी आपका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार लोहिया जी, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं और कुछ दिन पहले का जिक्र करता हूं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये कहा था, वर्चुअली उन्होंने बैठक की थी कि इस संक्रमण को गांवों तक, छोटे शहरों तक हमें रोकना होगा। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है, तेज़ी के साथ ये कोरोना फैल रहा है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि क्या इसके कैलकुलेशन में किस तरह की कमी रही, या फिर जिस तरह से अभी संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है उसी तेज़ी के साथ हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना होगा, जो फिलहाल कहीं ना कहीं उस रफ्तार से पीछे नज़र आ रही हैं। कैसे अब इस संकट की घड़ी से निपटा जाए? आपके हिसाब से क्या लगता है कि और तेज़ी से इसमें किस तरह की कार्य की ज़रूरत है, या क्या कुछ? देखिए राजेश जी, सरकार के स्तर पर जो अधिकतम प्रयत्न हो सकते हैं वे सारे प्रयत्न जारी हैं। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दवाएं ढोने में मध्य प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की मदद ली जा रही है। जो ऑक्सीजन की ढुलाई है उसमें सायरन लगाया गया है, लाल बत्ती लगाई गई है और उसके साथ पुलिस का वाहन चल रहा है ताकि वो कहीं एक मिनट भी ना रुके। तो जो तैयारियां होना चाहिए वे तैयारी हैं, परंतु ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, कितनी भी तैयारी हम करते हैं वो अगले दिन कम पड़ जाती है। ये जो रफ्तार है इसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम आपस का मेलजोल बंद करें और कुछ दिन के लिए ये सब काम स्थगित करें। जो सरकार नहीं जनता कर सकती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु हमारे जितने भी प्रयत्न है वो कम पड़ते जा रहे हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं बिल्कुल चुनाव प्रचार भी छोड़ूंगा, मैं घर रहकर काम करूंगा, तो ये थोड़ा सा जनता को भी समझना पड़ेगा। और इन दोनों के माध्यम से और मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सभी हम मिलजुल कर इस जो परिस्थिति बनी है इससे बाहर निकलेंगे। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि आप भय मुक्त रहिए, परंतु लेकिन लोहिया जी एक तरफ अपील की जा रही है, दूसरी तरफ देखिए ना कि आप उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन, वहां पर भी 50 साधु संत पॉजिटिव निकल आए। यूपी में पंचायत चुनाव, मध्य प्रदेश में भी दमोह में चुनाव, बंगाल में चुनाव चल ही रहे हैं, 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। नहीं लगता कि इस तरह की जब स्थितियां परिस्थितियां थी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को सोचना था, समझना था, और कहीं ना कहीं इसको जो कुछ हो सकता था इसको टाला जा सकता था, जो कुछ भी हो जा सकता था, क्योंकि अब स्थिति भयावह है। लोहिया जी, राजेश जी, देखिए मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ, सहमति जताता हूँ, परंतु चुनाव कहाँ होंगे और कब होंगे जी, ये चुनाव आयोग तय करता है, ये सरकारें या राजनीतिक दल तय नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में सरकार जो चुनने का मामला है वो जनता से अधिकार छीनना नहीं चाहिए। तीसरी बात ये भी है कि जब चुनाव आयोग ने ये कार्यक्रम जारी किए थे तब आपको भी मालूम है कि स्थितियां कितने नियंत्रण में थी और चुनाव चलते चलते स्थितियां कितनी विपरीत आ गई हैं, ये बहुत समझने का विषय है। और जहां तक चलिए मैं दोबारा आता हूँ लोहिया जी, दोबारा मैं लोहिया जी आता हूँ। बात पूरी कर दूं। जी। ये तो कहा जा सकता है कि
मध्य प्रदेश में दमोह का एक चुनाव है, जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ये भी माना जा सकता है, जी। परंतु महाराष्ट्र में कोई सा चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ देश में सर्वाधिक संक्रमित लोग हैं। जी। तो केवल हम एक व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते जी। हैं, हाँ बहुत सारे कारण हैं। चलिए, और ये मैं उस समय- व्यवस्था पर भी आऊंगा लोहिया जी, जब दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा तो उस व्यवस्था की भी बात करूंगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब हमसे जुड़ रहे हैं। मधुकर जी, स्थितियां गंभीर हो चली हैं, कहाँ लगता है चूक तो हुई है और बड़े पैमाने पर चूक हुई है। समय मिला था अपने स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर करने का, कोई भी राज्य की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोषी तो है, क्यों उसको प्रोडक्ट नहीं किया गया। तमाम सारे विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि सेकंड वेव इसकी आएगी, लेकिन हमने पहले ही वेव में मान लिया कि नहीं, अब तो कोरोना चला गया। और आज की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि बयां नहीं किया जा सकता इस स्थिति परिस्थिति को। क्या कहेंगे सर आप? सक्सेना जी, आपकी बात 100% सही है जी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर में ही कहा था कि जान है तो जहान है जी। लेकिन हम भारतीय लोग जान की परवाह हम लोग नहीं किया, हम जहान की ओर दौड़ पड़े और आज उसका हश्र सबके सामने है, आप हम सब देख रहे हैं। त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश में। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 3/4 भारत देश संक्रमित हो चुका है कोरोना से। अब तो ये स्थिति हो गई कि बस्तर जैसे वनांचल गामी क्षेत्रों में, जहाँ वनाच्छादित इलाका है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, जहाँ शुद्ध हवा है, जहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग संक्रमित होने लगे हैं। आदिवासी भाई बहन संक्रमित होने लगे हैं। जहाँ शहरी सभ्यता नहीं पहुंची है, जहाँ लोग नहीं पहुंचे हैं। अब इस कोरोना को क्या कहा जाए कि ये किस रूप में, नए रूप में आया है और भयावह रूप ले चुका है। लेकिन एक बात तो हम सबको बहुत साफगोई से स्वीकार करना पड़ेगी कि अगर समय रहते हम चेत जाते, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी चेतती रहती समय समय पर, तो शायद ये जो आज भयावह स्थिति बनी है वो न बनती। जी। देखिए, पहले ही ये कह दिया गया था, डॉक्टर्स द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा एक चेतावनी दी जाती रही, बराबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही बात होती रही। WHO भी ये बात कहता रहा कि भाई इसका दोबारा फेज आ सकता है, सेकंड फेज आ सकता है, थर्ड फेज तक की बात कही गई थी। लेकिन शायद हम इतने आश्वस्त हो चुके थे कि अरे अब तो चला चली की बेला में है कोरोना, और शायद उसी आलस्य का ये कहिए या हम नासमझी तो नहीं कहेंगे, उसको हिंदी का एक क्लिष्ट शब्द है दीर्घ सूत्रता, यानी आलस्य। तो शायद वो कारण भी एक रहा कि हम भारतीय स्वभाव से ही आलसी होते हैं और इस मामले में कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए और आज वो स्थिति भयावह हो गई। क्या सर एक वजह ये भी रही है कि जिस तरह से जब पहली वेव आई और जिस तरह से लड़ाई भारत ने उसको लेकर लड़ी और पूरे विश्व में उसकी वाहवाही हुई, कहीं ना कहीं हम उसी हवा में चले गए और हम उसी वाहवाही में सारा कुछ भूल गए कि जो तमाम तरह के सोर्सेस के जरिए जो खबर मिल रही थी कि नहीं, इतनी जल्दी ये उत्साह मनाने की जरूरत नहीं है, आगे संकट और है। तो ये वजह ये भी रही है। हाँ, देखिए, ये एक उपलब्धि तो भारत की हम मान सकते हैं जी। कि वैक्सीन जो बनी दुनिया के अन्य देशों से पहले भारत में बनी और एक लोगों में विश्वास भी जगा। जब ये वैक्सीन आ गई और लोगों को लगना शुरू हुई, तब एक विश्वास जगा कि देखिए वैक्सीन आ गई है और लोगों के अंदर एक भावना बनी कि हो सकता है भविष्य में हम कोरोना से संक्रमित ना हो, या ये कोरोना अब जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाए। लेकिन अब देखिए, वैक्सीन का सिलसिला चल पड़ा, सारे देश के विभिन्न भागों में वैक्सीन जाने लगी, लेकिन एकाएक जो ये बूम आया ना इस बीमारी का, हम बूम ही कह सकते हैं इसको, ऐसा आया कि सारी सोच धरी रह गई, सारे जो प्रिकॉशन धरे रह गए, सारी एक तरह से कहिए तैयारियां धरी रह गई। चलिए सर, तैयारियां धरी रह गई। मैं लोहिया साहब के पास में आता हूं। लोहिया साहब, क्या ये बिल्कुल सही है कि हमें वक्त मिला था कि हम और बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर लें? यह भी सही है कि जब देश में कोरोना आया था पिछली साल, तो उस समय देश के सामने वो सिस्टम, वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के जरिए कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव किया भारत ने। नो डाउट तारीफ़े काबिल ये चीज़ है। लेकिन फिर जब ये हम अगर बात करें जनवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी और शुरुआती फरवरी की बात कर लें,
उस समय एक और मौका था कि हम और बेहतर तरीके से तैयार रहें, जिस तरह से इनपुट मिल रहे थे उस समय वो तैयारी नहीं की गई, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे राज्यों में किसी की सरकार रही हो या केंद्र की तरफ से अगर हम बात करें, क्या इसमें चूक लगती है आपको लोया जी? नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूं कि इसे चूक नहीं कहा जा सकता, जी। ये कैलकुलेशन की मिस्टेक है। जी। कोई भी नहीं ये समझ सकता था, मैं जी। सारे राजनीतिक दलों में और राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, जी। कोई ये नहीं समझ सकता था कि अगला जो दौर आएगा वो कितना तेज संक्रमण का होगा जी। और इतना घातक संक्रमण का होगा। स्थितियां दोनों बहुत भयावह हैं। जी। एक तो बहुत घातक है संक्रमण, सीधे लक्ष्य में जा रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट में भी हम बहुत रिपोर्ट देख रहे हैं जी। कि वो डायग्नोस नहीं हो रहा है। जी। एक और बात है, जी। जब लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां बनी तब आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने का जोर था और जनता का बेहद दबाव था कि किसी भी तरह से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हों, और उनको प्रारंभ करने का जब प्रयत्न हुआ और उसके बाद जो एक वेव आई, जो तीसरी लहर हम जैसे कह रहे हैं, इस लहर में तो सारे प्रयत्न धरे के धरे रह गए। देखिए राजेश जी, मैं कुछ बातें बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में केवल 7,500 ऑक्सीजन के बेड थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 24,000 कर ली गई है, और 24,000 बेड भी आज पूर्णता नहीं दे पा रहे हैं। डिमांड का खेल देखिए आप, 8 अप्रैल को जिस ऑक्सीजन की डिमांड 130 टन थी, वो आज 400 टन में भी पूरी नहीं हो रही है। ये बहुत कठिन परिस्थिति है। सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है। 38,80,000 डोज भारत बनाता है रेमडेसिविर के, जो पड़े थे मार्च तक, उनकी उपयोगिता नहीं थी, और अचानक से एक ऐसा समय आया कि रेमडेसिविर बाहर से गायब हो गया, और इस दौर में भी कुछ कालाबाजारियों ने, समाज के द्रोहियों ने उस अवसर का इस्तेमाल किया और उसमें धन कमाने का सोचा। चलिए लोया जी, मैं आता हूं, आपके पास वापस आऊंगा, और मधुकर जी के पास मैं आता हूं। एक मेहमान और हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी, उनसे भी मैं बात करूंगा। मधुकर जी, क्या अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि शॉर्ट टाइम का कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर जनता कर्फ्यू है, ये भी बात उठती है कि अब पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देना चाहिए क्योंकि संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर स्थिति ज़्यादा खराब है, उनको चिन्हित करके, उनको घेराबंदी करके उनको करना चाहिए। क्या लगता है कि अगर स्थितियां, क्योंकि जो संक्रमण है हम देखते हैं पूरे देश में कि 12 से 15 हज़ार पर डे जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ जाता है, 2.25 लाख के आसपास आज हो गया, कल 2,15,000 के आसपास था, तो क्या एक बार फिर लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन, या फिर जिस तरह से लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये विकल्प है? क्योंकि कहीं ना कहीं चैन रुकना चाहिए। अभी देखिए सक्सेना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15-16 दिनों के अंदर कोरोना ने राज्यों की सूरत हाल को एकदम बदल दिया है जी। चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम सब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अचानक ये सब जैसा लगता है कि एक बाढ़ जैसी आती है ना बरसात के दिनों में, वैसे इस बीमारी ने बाढ़ का रूप ले लिया है जी। अब केंद्र सरकार भी और देश की अन्य राज्य सरकारें भी सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं जी। पूरा एक तरह से यूं कहिए देश की सारी मशीनरी लगी हुई है जी। केंद्र की सरकार रात दिन मेहनत कर रही है, राज्य सरकारें परिपालन करा रही हैं तमाम सब गाइडलाइंस का, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तमाम प्रयास अब निरर्थक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उतने सार्थक नहीं दिख रहे हैं। अभी देखिए लॉकडाउन को विकल्प माना गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन भी विकल्प नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद भी जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। महाराष्ट्र में आप देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, अभी देखिए कुंभ मेला चल रहा है हरिद्वार में, साधु संत भी संक्रमित हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम तो सर यही तो है, सर यही तो है कि कुंभ मेला चल रहा है और दिख रहा है। पिछला अगर हम 15 दिन का कैलकुलेशन देखें कि किस गति के साथ कोरोना बढ़ा है, फिर क्यों कुंभ मेले को तत्काल समाप्त नहीं किया गया? आखिर किस बात का इंतजार किया जाता है सर? देखिए सक्सेना जी, अगर हो जाता या हो जाए तो बहुत अच्छा है जी। अभी कुछ साधु संतों के संगठनों ने, 2 संगठनों ने तो घोषणा कर दी है, 2 अखाड़ों ने कहा है कि हम समाप्त करते हैं, लेकिन वो जो ये कुंभ है इसमें बहुत सारे एक तरह से धार्मिक साधु संत होते हैं, एक इस तरह का वातावरण होता है कि जिसका संबंध आस्था से,
श्रद्धा से, धर्म से होता है। जी। तो इस सब को एकदम एक शासकीय मशीनरी एकदम, लेकिन सर ये सारी चीजें जान से तो बढ़कर नहीं है सर। सर ये सारी चीजें ये सरकार को देखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जी। और ये सब आपसी सहमति से हो, जी। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, जी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें आए, सामने आए, जी। साधु संत आए, अखाड़े आए, अन्य धार्मिक संगठन आए, अन्य धार्मिक जो संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, अगर सब एक बिल्कुल बिल्कुल सर, समय वही है और अब बहुत तत्काल फैसले लेने की जरूरत है। मैं आपका शुक्रिया करूंगा मधुकर द्विवेदी साहब, आपका इस अहम जानकारी को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब हमसे जुड़े थे। लोहिया साहब आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि आखिर चूक कहां हुई या फिर किस तरह से आगे और तैयार रहने की जरूरत है। हमारे साथ में राकेश सिंह यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी मैं बात करूंगा, उनका पक्ष में भी जानूंगा। हालांकि इसको लेकर तमाम सारी राजनीति और सियासत भी देखने को मिल रही है, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा या फिर कांग्रेस जो कुछ कह रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहूंगा कि ये समय अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का है, समझने का है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। संकट बड़ा है, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ तक स्थिति बन गई कि किसी की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं है। लंबा एक इंतजार उस डेड बॉडी को भी करना पड़ता है, उनके परिजनों को करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इस व्यथा को, इस दर्द को। राकेश जी आवाज पहुंच पा रही है? स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। जी बोलिए। राकेश जी, चूंकि अब जो सारी चीजें हैं, हम सभी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस देश का कि जिसके सामने वो मंजर ना हो, वो जिस तरह के हालात हैं वो ना हो। क्या कहेंगे आखिर इस पूरे जो सारा लगातार संक्रमण बढ़ रहा है? हम बात कर रहे हैं कि कोरोना का जो कहर है वो अब गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच चुका है। क्या कहेंगे आपकी तरफ से, मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, एक व्यवस्था बनाने की जरूरत थी सरकार को। जी। मैं भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो व्यवस्था का समस्त अधिकार सरकार के पास रहता है, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे पेशेंटों को एडमिट कराने की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, साथ ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो, और अन्य जो गाँव से लोग आ रहे हैं उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था पेशेंटों की। सरकार आज भी ये कोशिश कर रही है कि अब हम सेंटर बनाएंगे, कुछ लोगों को ठेके देंगे, फिर वो स्टेडियम में सेंटर बनाएंगे, वहाँ 500 बेड डालेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में हर जगह, हर जिले में, इंदौर की बात करें तो बड़े बड़े कॉलेज खाली पड़े हैं, जहाँ 200 कमरे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट पंखा सब लगा है, सिर्फ आपको बिस्तर डालना है और ऐसे पेशेंटों को वहाँ रखना है जो 14 दिन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन सरकार इन सब चीजों को छोड़ के ऐसे कामों में लगी है जो सिर्फ दिखावा के श्रेणी में आती है। इससे पैनिक और बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी बढ़ रही है लगातार। दूसरी बात, शमशानों में टोकन बांटे जा रहे हैं, वहाँ शव का जो अंतिम संस्कार है कोविड प्रक्रिया के अनुसार होता है, उसमें काफी समय लग रहा है। ऐसी महामारी के समय सरकार को तत्काल ये निर्णय लेना था कि शहर के बाहर खुली जगह में उसको कवर चद्दर से करके अस्थायी शमशान बनाना थे, और वहाँ सामूहिक रूप से अलग अलग अंतिम संस्कार के लिए पूरी एक टीम वहाँ रखना थी, लकड़ियाँ पहुँचाना थी, जिससे शहर में पैनिक होता है, कम होता है, तो लोगों को तकलीफ कम होती है। क्योंकि कोविड पेशेंट का जो अंतिम संस्कार होता है वो कोविड के नियमानुसार होता है। परिवार अभी रात में भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ। आप दिन में अंतिम संस्कार करें, मरने के बाद व्यक्ति को सम्मान मिले, ये सारे निर्णय सरकार को करना थे, वो नहीं करे हैं। अब सिर्फ दिखावे की भागा दौड़ी मच रही है हर जगह। इंजेक्शन आज तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, सरकार बोलती है हॉस्पिटल में पहुंचा दिए, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमें मिले नहीं। वो ब्लैक मार्केटिंग आज भी जारी है। गोलियां तक गायब हो गई है जो लोगों के लिए मिल रही थी, वो आज ब्लैक मेलिंग होना शुरू हो गई। तो सरकार का नियंत्रण नहीं, आप नियंत्रण पूरा खो चुके हो, और ऐसे समय आप ये बोलोगे हम सख्ती करेंगे और इसका सारा दोष पब्लिक का है, तो ये सारा अन्याय और नाइंसाफी, और इसका जनता कब तक भुगतेगी? 1 साल हो गया आप तैयारी नहीं कर पाए। पिछले 6 महीने से जो तैयारी करना थी, सेकंड लेयर आएगी सबको पता था, प्रशासनिक स्तर पे पता था, विदेशों में सेकंड लेयर आई है, क्यों तैयारी नहीं? ये सबकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार तो है, विपक्ष के नाते हम जितना कर सकते। लेकिन राकेश जी, एक अहम सवाल इस बात को लेकर भी बनता है। मैंने आज भोपाल का एक दृश्य देखा है कि जहां पर वो अंतिम संस्कार जहां पर किया जा रहा है,
वहाँ पर लकड़ियों की कमी या जिस तरह से लाइन वहाँ पर शवों की है, आज बीजेपी के कुछ नेता, में दलगत राजनीति से इस बात को करना चाहूँगा राकेश जी कि कई सारे कार्यकर्ता और मैं नाम भी लूँगा जो पूर्व महापौर हैं आलोक शर्मा, वो पहुँचे वहाँ पर, लकड़ियों की व्यवस्थाएं बनाई गई। मेरा कहने का मतलब है ये सारी जो चीज़ें हैं, अब समय इस बात को लेकर है, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, सभी को मुझे लगता है कि एक जो आपदा है, जो महामारी है, नहीं लगता सबको अब इसके लिए जुटना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। राजनीति सियासत होती रहेगी, लेकिन वो वक्त है, इस दिशा में क्या नहीं सोच सकते राजनीतिक दल? मैं वही सुझाव दे रहा हूँ जी। कि अभी शमशान की आप जो बात कर रहे हैं लाइन में लगती है, क्या सरकार शहर से बाहर सरकारी जमीन इतनी बड़ी आहिस्ता ही शमशान नहीं बना सकती? जी। एम्बुलेंस में शव जाता है, वहाँ की प्रक्रिया पूरी होगी, लोगों को भी पैनिक कम होगा। ये निर्णय तो शासन को करना है ना, ये कांग्रेस थोड़ी कर सकती है या कोई व्यक्तिगत सामाजिक संस्था थोड़ी बना सकती है। जी। ये बेसिक निर्णय अगर सरकार नहीं करेगी तो सरकार अपने हाथ में छोड़ देगी कि लकड़ियों की व्यवस्था भी आप करो, शमशान की लाइन में भी आप हो, तो लोगों को और तकलीफ होगी। चलिए, आप अगर दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, चलिए हम लोया जी के पास में आता हूँ। राकेश जी, जी लोया जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि लोया जी से अब संपर्क नहीं है। राकेश जी, बात आप कह रहे थे, जारी रखिए आप जो कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर अब संकट की घड़ी है, सभी को जूझना होगा, सभी को जुटना पड़ेगा, क्या कहेंगे? चलिए, तो मुझे लगता है कि राकेश जी तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है। कुल मिलाकर संकट बड़ा है। राकेश जी, आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है, जी। राकेश जी, बात जारी रखिए। जिस तरह से आप बात कह रहे थे, मैंने कहा कि अब समय है कि दलगत राजनीति से उठकर सभी को जुटना होगा इसमें। देखिए, मेरा यही कहना है, मैंने सीएम को भी सुझाव लिख के भेजे हैं, ये तीनों सुझाव लिख के भेजे हैं। एक जो मोदी जी ने बोला है माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का, उसमें अमल कैसे करना, उसका भी मैंने सुझाव भेजा है कि इंदौर है, जैसे मान लीजिए इंदौर को आप 6 जोन में 6 इंदौर बना दीजिए, उस इंदौर को वेरीफाइड करके अलग अलग भाग में कर दीजिए, एक दूसरे के भाग में लोग नहीं जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा संक्रमण कहाँ फैल रहा है। 1 या 2 गली लॉक करने से आप संक्रमण नहीं रोक सकते। पहली चीज, शमशान को लेकर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि खुले में, शहर से दूर, ये दाह संस्कार की प्रक्रिया करने के लिए पूरा एक एरिया एक्वायर करके आहिस्ता ही शमशान बनाना चाहिए। जी। आपको कोविड सेंटर बनाने के लिए स्कूल कॉलेजेस आज खाली पड़े हैं, सब कुछ है, वहाँ लाइट है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं, रूम है, आप सीधे उनका उपयोग कर सकते हैं, बिल्डिंगें खाली हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप वो सेंटर नहीं बना रहे हैं। तो ये निर्णय तो सरकार को करना है ना, विपक्ष सुझाव दे सकता है, हम लगातार दे रहे हैं। तो चलिए, सुझाव दे सकता है, लेकिन बड़ा संकट है, और जिस तरह की तस्वीर है निश्चित तौर पर भयावह है, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं कि अब डर लगने लगा है, लेकिन संकट का समय है, डर कर नहीं डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है, और तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना ही होगा। और हमारे साथ जो मेहमान आज इस चर्चा में जुड़े, उनका मैं शुक्रिया करूंगा, राकेश सिंह यादव जी, ब्रिज गोपाल लोया जी और मधुकर द्विवेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार। तो कुल मिलाकर जो संकट की घड़ी है, और इस संकट की घड़ी में सभी को मिल जुलकर इसका मुकाबला करना है। जो इसको लेकर गाइडलाइन बनाई गई है, जो कुछ कहा जा रहा है कि आप टोटल मास्क लगाइए, 100% मास्क लगाइए, और मास्क लगाने का जो तरीका है उसका भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं मास्क तो लगाते हैं, मालूम पड़ा कि वो मास्क मुंह के नीचे है, मालूम पड़ा वो मास्क नाक के नीचे है, बार बार उस मास्क के ऊपर हाथ लगाते हैं। इससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा। मास्क का जो प्रॉपर तरीका है कि उस हिसाब से आपको मास्क लगाना पड़ेगा। जहाँ पर जो उसकी कपड़े की जगह है उस पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है आपको। डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका ज़रूर आपको पालन करना है। बार बार हाथों को जब भी मौका मिले आपको हाथ धोना है, आप हाथों को सैनिटाइज करना है, और अपने आप को खुद ऑब्जर्व करना है कि आखिर आपकी जो आपका स्वास्थ्य है, आपकी जो सेहत है वो कैसी है। क्योंकि अब बहुत कुछ हॉस्पिटल्स के भरोसे आप रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब न्याय हो पाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां हैं काफ़ी गंभीर हैं, बेड्स भरे पड़े हैं।